वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 15th ऑफ जुलाई और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है ये आपका UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस 15th ऑफ जुलाई। तो इसमें हम वही न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा और जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी हाई होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज़। फिजिकल डेफिसिट रेंट इन कैड ए कंसर्न। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है बेसिकली कि जो फिजिकल डेफिसिट रेंट इन है कैड आपका कंसर्न है। कैड है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। कैड क्या है आपका? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का बेसिकली कहना है कि इन्फ्लेशन के कारण और ट्रेड डेफिसिट के कारण हमारा जो कैड है यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हमें जानना ज़रूरी भी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट भी है हमारा। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। हर कंट्री का अपना अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके अंदर है ना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हम यहाँ जानना चाहते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है बेसिकली? तो इसके अंदर होता है आपका इम्पोर्ट, है ना, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है, प्लस नेट पेमेंट्स प्लस आपका होता है नेट रेमिटेंसेस। कहने का मतलब है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसमें होता है बेसिकली मेन होता है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा कंट्री से कितना हमने एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, तो इसका एक नेट निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारे कंट्री का मतलब कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जो कुछ पेमेंट हमारा आएगा वो हो गया। और रेमिटेंसेस यानी कि कंट्री के बाहर जो लोग रह रहे हैं वहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया में, ठीक है, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, तो वो भी हो जाएगा। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इससे पता चलेगा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा न्यूज़ है, मतलब फ़िलहाल जो यहाँ बोला जा रहा है इस करंट न्यूज़ में, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे है, करीब 26 बिलियन, कभी 26 बिलियन यानी 26.2 बिलियन डॉलर, राइट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, है ना, इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये तर्क है बेसिकली कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है इस साल वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली ऑयल जो मेजर इंपोर्टर है, हम ऑयल इंपोर्ट करते। 85% हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है बाहर के देशों से, और साथ ही साथ अभी हम लोग गोल्ड भी बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका न्यूज़, है ना, और हमने कैड के बारे में भी जान लिया है बेसिकली। ठीक है, तो कैड के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बुरा भी नहीं है लेकिन एक लिमिट तक अच्छा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो क्या होगा बेसिकली, है ना, इसको मैनेज करने के लिए आप अपने रुपी को डिटोरिएट करोगे। ठीक है, यानी कि रुपी आपका और कमज़ोर होगा। इससे आपको क्या होगा बेसिकली, इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है ना, जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में। ठीक है, जैसे जॉब पे यूज़ कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ कर सकते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा इससे आगे जाके आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो सकता है आपका। तो करंट अकाउंट डेफिसिट उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ एक रेट यानी अगर 5% GDP के 5% से अगर ज़्यादा हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तब लगता है इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगा रहे हैं इंडिया में या कंट्री के अंदर, उनको लगता है कि
हमको ये रिटर्न नहीं मिल पाएगा इस कंट्री से, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट उस कंट्री से हटा करके दूसरे देश ले जाते हैं, तो एक बुरा हो जाता है सिनेरियो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में यहाँ पे आइडिया ले लिया है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, केरला रिपोर्ट इंडियाज़ फर्स्ट मंकी पॉक्स केस। ठीक है, केरला में रिपोर्ट हुआ है इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं मंकी पॉक्स केस के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपका मंकी पॉक्स वायरस है आपका, राइट, ठीक है, तो ये मंकी पॉक्स बेसिकली आपका वायरस है ना, तो ये बेसिकली आपका जूनोटिक वायरस, जूनोटिक वायरस, राइट। इसमें क्या होता है बेसिकली, इससे मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज ए जूनोटिक। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस आपका ह्यूमंस में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, वायरस के कारण होता है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस किस तरह का वायरस है, तो ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, और ये कौन से प्रकार में आता है, एक टाइप में आता है, जीनस इसका नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस इसका जीनस है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, पॉक्स विरिडे फैमिली से, पॉक्स विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, और ऑर्थोपॉक्स वायरस का जीनस है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है आपका मंकी पॉक्स वायरस। एग्जाम में इस तरह से फ्रेम कर सकता है, इसलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपका मिला था, यानी जब मंकी पॉक्स वायरस पहली बार फाउंड हुआ था आपका अफ्रीका में फाउंड हुआ है, बेसिकली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये फाउंड हुआ था। वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे आपके अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में आपको ये सबसे पहली बार हमें मिला। ठीक है, तो ये बेसिकली स्प्रेड कैसा होता है, ये एनिमल के द्वारा, जो ऐसे एनिमल जो कि इन्फेक्टेड हैं उनके द्वारा स्प्रेड होता है। तो अगर ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल, उसका अगर मीट अगर कंज्यूम किया जाएगा तो आपको फैलेगा, या फिर अगर वो बाइट करता है, स्क्रैच करता है, तो भी फैलने का खतरा है एनिमल टू ह्यूमन में। ठीक है, और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, यानी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिशन होना। जैसे अगर कोई बॉडली फ्लूइड्स है ना, अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है तो उसका कुछ बॉडली फ्लूइड जैसे सलाइवा, ठीक है, और जैसे डिफरेंट टाइप्स के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। साथ ही साथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट का यूज़ करने पर भी आपका इन्फेक्शन फैलने का खतरा है ना। और ये आपको किस तरह से फैल सकता है, सांस लेके, जब आप सांस लेते हो तो एयर ड्रॉपलेट्स आपके सांस के थ्रू, है ना, आपके सांस और के रूट के थ्रू आपके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका मंकी पॉक्स वायरस का फैलने का, ये स्प्रेड करने का ये सारे तरीका है। ठीक है, तो अभी तक इसका कोई नोन क्योर नहीं मिला है, अभी तक मंकी पॉक्स वायरस का कोई नोन क्योर नहीं है, लेकिन एक आपका जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उससे हम कुछ हद तक इससे बच सकते हैं। करीब 85% ये प्रोटेक्टिव होता है उसको रोकने से, है ना, उसका जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने में 85% कारगर है आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, है ना, और उसका जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। लेकिन अभी तक इसका कोई क्योर अभी तक फाउंड नहीं हुआ है। पहली बार इसका केसेस देखा गया था आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, पहला केस इसका देखा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1970 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली ये वेस्ट अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका में कहीं कहीं जगह पे ये मिलने लगा, और ये बेसिकली आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एंडेमिक है, नहीं वहीं पे आपको ये पाया जाता है, वहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली। लेकिन पहला जो केसेस आपको दिखा, आपको में जो बाहर दिखा, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाहर, यानी कि अफ्रीका के बाहर जो पहला केस दिखा वो आपको दिखा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में दिखा मई 2022 में। उसके बाद वो धीरे धीरे सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें फैल गया, फिर लास्टली आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ये फैल चुका है अभी मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, इसका हम सिम्टम क्या होता है, जो शुरुआती दौर में जो कुछ सिम्टम आपको हेडेक होगा, आपको मसल पेन होगा, फीवर होगा, फटीग होगा, तो इस तरह का आपको लगेगा कि आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है। ठीक है, पहला आपको इस तरह का लगेगा कि आपको इन्फ्लुएंजा हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा में भी ये सब सिम्टम सेम रहते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको क्या होगा, आपको चिकन पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है। ठीक है, और इसका डिस्टिंग्विशन कैसे करेंगे, इसमें आपका ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड गलगंड जिसको हम लोग बोलते हैं, गले के नीचे होते हैं, वो फूल जाता है आपका। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा कि मंकी पॉक्स वायरस हो चुका है आपको।
ठीक है। तो ये हमने मंकी पॉक्स वायरस के बारे में एक आइडिया ले लिया कि क्या होता है मंकी पॉक्स वायरस। इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है, और इस किस जीनस से बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस से बिलोंग करता है आपका। तो हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किस जीनस से बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। और सबसे पहली बार ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था और अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूज़ मंकी पॉक्स वायरस कवर हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होना चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेवेंसी नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है। एडिटोरियल्स के लिए हमारा वीकली एडिटोरियल्स आता है, वीकली एडिटोरियल्स, ठीक है। उसके अंदर हम एडिटोरियल्स को एनालिसिस करते हैं। ये एक वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे जो कि हमारे यूपीएससी रिलेटेड होना चाहिए बेसिकली, उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में आपका एडिटोरियल्स को एनालिसिस हम नहीं करते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द डिबेट अराउंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट आर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स और हाउ विल अफेक्ट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स एंड व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ द अपडेटेड रूल्स। तो हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी है। तो इसके लिए हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जानना पड़ेगा 1980 का। उसके बाद हम जानेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स और ये किस तरह से अफेक्ट करता है वहाँ के ट्राइबल्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, और गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है अपडेटेड रूल्स के ऊपर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। इसको हम लोग को कवर करना है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करेगा। तो हमारा मेन इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसके आसपास जितने भी फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, या जो भी इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी हो जाती है इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। इसका एक और काम है कि जो फॉरेस्ट अपना बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहा है उसको काबू करना, ठीक है, बेस नहीं है, ठीक है। जो फॉरेस्ट आपका बायोडाइवर्सिटी अपना लॉस कर रहा है उसको रिगेन करना, उसको अरेस्ट करना कि वो बायोडाइवर्सिटी लॉस ना करे, ठीक है, ये भी आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ही ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ ऐसे फॉरेस्ट लैंड जो कन्वर्ट हो रहा है आपका एग्रीकल्चर लैंड में या ग्रेजिंग लैंड में या किसी दूसरे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, उसको भी प्रिवेंट करना है हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो चुका है पहले कि हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो भी फ्लोरा फाउना है और जो भी इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो रहा है तो उसको अरेस्ट करना है, और फॉरेस्ट लैंड जो प्रिवेंट करना है हमको उसको एग्रीकल्चर लैंड होने से, उसको ग्रेजिंग करने से और उसको कमर्शियल पर्पस से, है ना, ऐसे लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को प्रिवेंट भी करना है। ये है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव। नाउ उसका फीचर्स क्या है। फीचर ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी अगर डिसीजन लेगा कि फॉरेस्ट लैंड को हम कमर्शियल पर्पसेस में या एग्रीकल्चर या ग्रेजिंग पर्पसेस में अगर उसको ले जाना है तो उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। ये पहला है, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को अगर चेंज करता है किसी दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये पूरा का पूरा अथॉरिटी यानी कंप्लीट अथॉरिटी किसको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव से उसको कैरी आउट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर पेनल्टीज़ के भी प्रावधान है। अगर वॉल्यूशन करता है कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो भी नियम है उसको कोई भी वॉल्यूट करेगा तो उसके खिलाफ पेनल्टीज़ भी है यहाँ पे। और एक है आपका एडवर्सरी कमेटी, ठीक है। एडवर्सरी कमेटी का मेन उद्देश्य क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है ना, रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई तो चाहिए कि बताएगा ना कि फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट लैंड को आपको एग्रीकल्चर लैंड या फिर कमर्शियल लैंड में ना हो, ठीक है, और इससे क्या क्या
आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ये पूरा का पूरा एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसको कवर कर लिया। ये यूपीएससी या स्टेट पब्लिक कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो न्यूज़ में था बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या है बेसिकली, इसमें सबसे पहले क्या करेगा, डील करेगा आपका जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पूरी तरीके से। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स का वही इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर वो प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूजर्स में आपको करना है ना। वो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है, तो हम वो देखना है हमको बेसिकली। और जो फॉरेस्ट लैंड आपका 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का फॉरेस्ट लैंड अगर डाइवर्ट कर रहे हो आप, है ना, नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, तो उसके लिए आपको किसका लेना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी आपको लेना पड़ेगा परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कौन करेगा, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, एडवाइजरी कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करेगा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, तभी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी करता क्या है, इसका काम क्या है, ये इंश्योर करना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये इंश्योर करना कि जो फॉरेस्ट लैंड आपका डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसका मिनिमल इम्पैक्ट पड़े। जो फॉरेस्ट लैंड आपका डाइवर्ट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़े, मिनिमम इम्पैक्ट पड़े। मिनिमल इम्पैक्ट किस पे पड़े, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स हो गए या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, और उस फॉरेस्ट के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हो गए, जिस तरह से वहाँ पे जो फ्लोरा है, फाउना है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट लैंड को अगर आप किसी दूसरे पर्पस में यूज़ करोगे, मान लो आप यूज़ कर रहे हो आप उसको रोड बनाने के लिए या माइनिंग के लिए या फिर हाईवे के लिए हो सकता है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पेड़ कटेंगे, राइट, तो आपको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। ठीक है, अगर उसको आप यूज़ करोगे डिफरेंट पर्पस के लिए, तो वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है उनको लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन सब को उनको इंश्योर करने के लिए कि उन सबको कम से कम प्रॉब्लम हो, है ना, अगर आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हो, ये सबसे पहला आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल में है। और ये इंश्योर कौन करेगा, आपका फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी करेगा आपको। तो एक बार अगर ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ये कन्विंस हो जाता है कि ठीक है ना, कि अप्रूव करता है कि ठीक है आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकते हो, तब वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा उस जहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना उसके स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है ना, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है, ये बेसिकली ये एक्ट है वो ट्राइबल या ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं बेसिकली उनके लिए एक्ट है बेसिकली। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करेगा, ठीक है, कि ये जो लैंड है जो आपका डाइवर्ट होने वाला है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, है ना, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी इसके प्रोविजंस होते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के वो उस पर लागू हो रहे होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि उसके कारण कोई ट्राइबल या डवेलर्स की राइट को न छीना जाए। ठीक है, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अगर अप्रूव कर देता है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा जो लैंड जो अभी है ना, अभी लैंड क्या हो जाएगा, उसका यूज़र चेंज हो जाएगा, है ना, फॉरेस्ट लैंड से अभी बन जाएगा दूसरा यूज़र। ठीक है, तब वो जो यूज़र है, जो फ्यूचर यूज़र है, वो जितना फॉरेस्ट लैंड लिया है, ठीक है, उसके लिए एक कंपनसेटरी लैंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके लिए एक कंपनसेटरी लैंड प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप फॉरेस्ट लैंड ले लोगे इसको किसी चीज़ में बनाने के लिए, लाइक बिल्डिंग या फिर आपका रोड हाईवेज इस तरह का, है ना, लेकिन तो उसके बदले में आपको अलग से आपको एक लैंड देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको तो अपना फॉरेस्ट कवर मेंटेन करना है ना, राइट। तो अगर आप फॉरेस्ट लैंड को लोगे तो
उतना ही फॉरेस्ट लैंड आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है, एफॉरेस्टेशन के लिए। साथ में आपको देना पड़ेगा 10 से 15 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, साथ में आपको 10 से 15 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ेगा आपको, ऐसा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का कहना है बेसिकली। तो 2009 के बाद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास किया था बेसिकली, उसमें ये बोला था कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ना उन प्रपोजल को एंटरटेन नहीं करेगी जिसमें जिसमें स्टेट के द्वारा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया हो कि जो फॉरेस्ट राइट है वो सेटल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है हमारा कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी उन्हीं प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी जिसमें स्टेट ये स्पेसिफाई कर दे, स्टेट ये लिख के दे दे कि जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्ट होने वाला है वहाँ पे रहने वाले जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए या ट्राइबल्स हो गए, है ना, उनका राइट है ना आप नहीं छीन रहे हो, उसका राइट आपने सेटल्ड किया हुआ, मतलब उसके जगह पे आपने अलग फॉरेस्ट एरिया दे दिया उनको, है ना। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको, ऐसा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का ऑर्डर भी है। तो अभी का जो अपडेटेड रूल्स इसमें एडिट किया गया है, तो उसमें सेंटर क्या बोल रहा है, सेंटर बोल रहा है बेसिकली सेंटर के हिसाब से जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है, और इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को जगह दिया जाएगा बेसिकली। तो प्राइवेट पार्टीज़ क्या करेंगे बेसिकली, प्लांटेशन है ना, लैंड का कल्टीवेशन करेंगे, उसमें यानी पेड़ लगाएंगे वो, और उसको बेचेंगे किसको, कंपनीज़ को, वैसे कंपनीज जो कि है ना आपको फॉरेस्ट लैंड लेते हैं, यानी कि क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के मुताबिक क्या है आपका कि अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड लेगा तो उसके बदले में आपको दूसरा फॉरेस्ट लैंड देना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा लैंड देना पड़ेगा जहाँ पे कि फॉरेस्टेशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइवेट पार्टी क्या करेगा, प्राइवेट पार्टी आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट पार्टी पी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो क्या करेगा कि ये फॉरेस्ट लैंड वो क्रिएट करेगा यहाँ पे एफॉरेस्टेशन करेगा और ये कंपनी को बेचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे क्या होगा कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ेगा, और साथ साथ स्टेट्स जो हैं, स्टेट को अपने जुरिडिक्शन में है ना लैंड खोजने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो आपका जो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिबेट हमने कवर कर चुका है यहाँ पे। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट अक्रॉस द कंट्री कैन बी टैकल विद ए फ्यू मेजर्स। इसको जानने के लिए इसके 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया था हिंदू में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर वो हम जान लेंगे तो हम इस न्यूज़ को जान लेंगे अच्छे से। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू ग्रीस द व्हील ऑफ जस्टिस, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये बेसिकली ये आपको पहला मैप है, इसमें आपको देखिए बेसिकली ये वाली रीजन, ठीक है, बिहार, आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और यूपी, ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली रीजन में हम देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो टोटल अभी अगर हम देखें, टोटल अगर पूरे इंडिया में देखें बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो अराउंड 404.18 करोड़ आपका पेंडिंग केसेस है आपका, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट केसेस, डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट में अराउंड 4.18 करोड़ है ना, लगभग 4 करोड़ के केस है ना आपके डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें से करीब 1 करोड़ यानी 1.08 करोड़ यानी 25% आपके ऐसे केसेस हैं जिसमें 5 साल से ज़्यादा पुराने केसेस हैं, ठीक है। ये पूरे इंडिया में है, राइट, यानी 4.18 करोड़ पेंडिंग केसेस है आपके डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट में, उसमें से 25% यानी 1.08 करोड़ आपके 5 साल से ज़्यादा पुराने केसेस हैं। और मोस्टली आपको केसेस आपको मिलेंगे आपको है ना यूपी, बिहार और बंगाल और उड़ीसा के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसमें स्टेट वाइज का जो शेयर है आपको देखिए, यूपी का सबसे ज़्यादा है स्टेट वाइज का शेयर, है ना, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेट वाइज जो शेयर है जो पेंडिंग केसेस का, वो ये आपका सबसे ज़्यादा हो गया।
और यूपी सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली 14% ऐसे केसेस हैं, 14% यहाँ पे ऐसे केसेस हैं जो कि 10 साल से पेंडिंग है एक्चुअली, ठीक है। हम अभी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी यूपी में सबसे ज़्यादा केस है और उस केसेस में 14% ऐसा है जिसमें 10 साल से ज़्यादा पेंडिंग भी है बेसिकली। कमिंग टू ये आपका मैप 3 में देखिए, बेसिकली ये आपका जो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा आपका हो गया, और दिल्ली हो गया, और केरल हो गया, यहाँ पे केसेस आ बहुत रहे हैं, केसेस का जो आने का संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उतना ही स्पीड से केसेस सॉल्व भी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। और ये जो आपको एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में, ये वाली एरिया में, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली एरिया में, यहाँ पे केसेस बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी कि केसेस आने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, लेकिन पेंडिंग होने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। 5 साल 10 साल ज़्यादा पेंडिंग हो जा रहे हैं इस वाले एरिया में। लेकिन अगर हम केरल हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे केसेस आने का संख्या ज़्यादा है, लेकिन उतना ही स्पीड से आपका जस्टिस यानी कि केसेस रिजॉल्व भी हो रहे हैं आपके। कमिंग टू आपका मैप 4 में देखते हैं। आपका मैप 4 है आपका बेसिकली वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कोर्ट का वैकेंसीज बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है आपको, है ना, करीब 1000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया टोटल वैकेंसी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ठीक है। वैकेंसीज है वहाँ पे, राइट, वैकेंसीज इज श्योर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, वैकेंसीज है लेकिन वो फिलअप नहीं किया जा रहा है। इतना वैकेंसीज है वहाँ पे, लेकिन वो पूरा के पूरा रिक्त है, खाली है, उसको फिलअप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जजेस का अवेलेबिलिटी। जज यहाँ पे देखिए 1.13 लाख केसेस हैं आपके, ठीक है, 1.13 लाख है, 1.13 लाख आपका रेजिडेंट है, ठीक है, और उस पे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट पे एक जज है, यानी कि 1.13 लाख पे आपका एक जज आपका बैठता है। और आपको यहाँ भी देखिए बिहार में भी वही है, वेस्ट बंगाल में भी उस तरह से, तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जजेस का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी किल्लत है यहाँ पे, रेजिडेंस आपके लाखों में हो जा रहे हैं आपके, और उस हिसाब से जो जज है संख्या एक है। ओवर क्राउडेड प्रिजन है, नेक्स्ट है आपका, यानी कि जो जेल का है, राइट, वो पूरा ओवर क्राउडेड है। आपको यहाँ पे 17 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 100% से ज़्यादा इनका ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें सबसे टॉप पे अपना यूपी है, यहाँ पे 177% है ओवर क्राउडेड, यानी 100 से प्लस हो चुका है 77%, 177% ओवर क्राउडेड है। बिहार भी उस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब मोस्टली आपको देख लेंगे, यानी 17 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ओवर क्राउडेड है प्रिजन। साथ ही साथ जो अंडर ट्रायल जो शेयर चल रहा है, ऐसे ट्रायल जिनका अभी तक केसेस नहीं, मतलब वो भी कस्टडी में है लेकिन उनका ट्रायल नहीं हुआ है अब तक, तो उसको बोलते हैं अंडर ट्रायल। उनका भी शेयर देखिए आपका यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई घट नहीं रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा एक इशू है। इसका मतलब इसमें क्या इशू है कि हमारे केसेस तो हमारे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, केसेस का निपटारा उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, केसेस का पाइलअप हो जा रहा है, ये वाली बेल्ट में तो बहुत ज़्यादा ही पाइलअप हो जा रहा है आपका, ठीक है, केसेस का पाइलअप हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, जस्टिस आपको सही से नहीं मिल पा रहा है। जस्टिस बोलते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अगर जस्टिस देरी से हो रहा है इसका मतलब जस्टिस नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप निर्भया का केस ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें लग गया 7 साल, जो काम आपको 7 महीने में होना चाहिए था वो चीज़ आपको 7 साल लग जा रहा है उस चीज़ को करने में, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सौ हज़ारों ऐसे लाखों केसेस हैं आपके, है ना, जो आपको विदिन ए आपको 6 मंथ या विदिन ए ईयर में आपको सॉल्व हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका निपटारा हो जाना चाहिए, जो कि आपके 5 साल 10 साल 15 साल से चल रहे हैं। ये है हमारा इशू। वैकेंसीज आपका है उसको फिलअप नहीं किया जा रहा है, ठीक है, केसेस का निपटारा नहीं किया जा रहा है, आपका प्रिजन्स पूरा के पूरा ओवर क्राउडेड हो चुका है, अंडर ट्रायल शेयर में आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमको ढूंढना है।
तो ये पूरा आपका जो न्यूज़ था आपका आज का, उसमें सॉल्यूशन की बात कही गई है, प्रॉब्लम की नहीं। तो हमको सॉल्यूशन देखना है अभी। सॉल्यूशन क्या है बेसिकली, कि हमको बेसिकली अपना पेंडेंसी ऑफ केसेस को, है ना, कम करना है। तो कैसे कम करना है बेसिकली आपको, ऑब्वियसली हमको जो भी सैंक्शन जुडिशियल पोजीशन है उसको फिलअप करना है, यानी हमको जो वैकेंसीज है उसको फिलअप करना है, तभी हमारा पेंडेंसी ऑफ केसेस आपका कम होगा, है ना। तो एक एनालिसिस है 2006 से 2019 के बीच में, ठीक है, जो एवरेज इंक्रीज हुआ था केसेस का, पेंडेंसी केसेस का, वो 2% से भी कम हुआ था, ठीक है। जबकि एवरेज वैकेंसी जो आपका हुआ था वो आपका 21% था। यानी जो पेंडेंसी हुआ 2006 से आपका 2019 के बीच में वो 2% से भी कम हुआ, लेकिन उसी दौर में जो सैंक्शन का, जो वैकेंसी का जो सैंक्शन किया गया वो 21% था। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास हमने वैकेंसी अगर फिलअप कर दिया, जितना वैकेंसी है जुडिशियल पोजीशन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, या लोअर कोर्ट में, तो ये जो पेंडिंग केसेस का जो संख्या है ये बहुत ही मार्जिन से नीचे आ जाएगा। ये हमारा सबसे पहला है, यानी कि हमको जल्दी से जल्दी जो भी सैंक्शन जुडिशियल पोजीशन है उसको फिलअप करना है, तो अपने आप आपका पेंडेंसिंग ऑफ केस नीचे आ जाएगा। दूसरा है आपका कि हमको टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करना है। सेकंड हमारा कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से हमको यूज़ करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ई कमेटी भी बनाया था बेसिकली, ठीक है, और उसने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है जो अभी तक फॉलो तक नहीं किया गया है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ई कमेटी बना है, उसका कुछ रिकमेंडेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन क्या है आपका, पहला बोला है कि कंप्यूटर एल्गोरिदम का यूज़ करना है हमको। कंप्यूटर एल्गोरिदम क्या डिसाइड करेगा कि केस लिस्टिंग होना चाहिए, केस लिस्टिंग के बारे में डिसाइड करेगा, केसेस का एलोकेशन के बारे में डिसाइड करेगा, ठीक है, और अजर्नमेंट के बारे में डिसाइड करेगा, जिसमें 5% आपको ओवरराइड करेगा, जज के पास 5% ओवरराइड का पावर है इसमें। यानी कि पूरा के पूरा उसको डिजिटलाइज करने की बात कही जा रही है यहाँ पे, है ना। अब कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू केसेस आपके आएंगे, यानी जो पहले केस आएगा उसको पहले निपटारा किया जाएगा, और है ना, और उसको टाइम भी दिया जाएगा कि इतने टाइम में उसका निपटारा हो जाना चाहिए। उस तरह के कंप्यूटर एल्गोरिदम की बात कही गई है इसमें। दूसरा बोला गया कि कोर्ट को आपको फोकस करना चाहिए ई फाइलिंग पे, राइट, यानी कि हमको कम से कम पेपर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, राइट, और इसको आप ई फाइलिंग के थ्रू आप केसेस को फाइल कीजिए। तो इसमें जो आपके जो लॉयर्स होंगे या फिर जो लिटिगेशन या फिर, है ना, जो भी लोग जिनको फाइल करना है, ठीक है, तो उनको कोर्ट के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आपके, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा है आपका वर्चुअल हियरिंग पे फोकस करना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वर्चुअल हियरिंग पे। अभी कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा था कि कोर्ट आपका वर्चुअल हियरिंग ले रहा था, उसको हमको एक्सटेंड करना है। ऐसा नहीं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है तो हमको वर्चुअल हियरिंग को बंद कर देना, नहीं, उसी को हमको हाइब्रिड मॉडल में आगे तक लेके जाना है, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, पेंडेंसी वाले केसेस को, है ना, कम से कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, ठीक है। मेंस में, यूपीएससी के मेंस में, ठीक है, इससे हम लोग अपना फॉर्डर भी बना सकते हैं, हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा चीज़ हमारा मेंस में काम करेगा आपका, यूपीएससी के मेंस में आपका, ठीक है। तो इससे होगा क्या बेसिकली, इससे होगा कि हमारा जो जस्टिस है ना, जो हमारा जो जुडिशियल चीज़ है वो टॉप रैंकिंग में आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो और इंडिया, इसके कारण क्या होगा, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस कंट्री का लिटिगेशन, यानी उस कंट्री का जुडिशियल जो क्षमता है वो कितना सही है, केसेस जो हो रहे हैं उसको सही टाइम पे निपटारा कर पा रहा है या कि नहीं कर पा रहा है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा होगा तो ऑब्वियसली इंडिया को में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो हमारा ये न्यूज़ पूरा के पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। Coming to our next important news, India to give land for I2U2 backed food parks, ठीक है। I2U2 क्या है बेसिकली, I2U2, I फॉर इंडिया, I2 इंडिया इजराइल, U2 UAE और US, ठीक है। तो इंडिया, इजराइल, US और UAE, ठीक है, ये चार लोगों ने मिल, यानी चार आपके जो देश हैं,
इन्होंने मिलके I2U2 बनाया है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है, इंडिया को बोला गया है कि इंडिया अभी फूड पार्क्स के लिए आपको लैंड देगा आपको, ठीक है। तो इंडिया क्या बोल रहा है कि जो फूड पार्क्स बनाने के लिए जो लैंड देगा इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फूड पार्क्स के अंदर, ठीक है। तो इस फूड पार्क्स का मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है हमारा, जो फूड वेस्टेज होता है हमारा, ठीक है, फूड वेस्टेज या फूड स्पॉलेज होता है उसको मिनिमम किया जाए, उसको कम से कम किया जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्या हो, देशों में क्या है, फूड के शॉर्टेज हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता। अगर हम फूड पार्क्स का बनाएंगे तो हमको फूड की जो शॉर्टेज हो रहा है, फूड का जो वेस्टेज हो रहा है या स्पॉलेज, उसको कम से कम कर पाएंगे, ठीक है। और इससे हम क्या कर पाएंगे, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारा पीडीएस सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे I2U2 में जो फूड पार्क्स, इंडिया जो फूड पार्क्स बनाने वाला है, इसमें यूएई ने बोला है बेसिकली कि इसमें वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करेगा बेसिकली, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इंडिया में मध्य प्रदेश और गुजरात आगे आए हैं, ये 2 स्टेट आगे आए हैं फूड पार्क्स बनाने में, धीरे धीरे बाकी के स्टेट भी आगे आएंगे बेसिकली। तो वही है, इंडिया टू गिव लैंड फॉर I2U2 बैक्ड फूड पार्क्स, ठीक है। इसमें प्राइवेट पार्टीज भी इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाली है। तो हमारा ये भी कवर हो गया आपका, ठीक है। तो और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।